फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा द इक्वेशन, ये तीन इक्वेशन गिवन है, हैव ए सॉल्यूशन एंड सोल्व देम कंप्लीटली इन ईच केस। ठीक है, आपको लेमडा की वो वैल्यू निकालनी है जिससे इनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, मतलब ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या हो जाए, कंसिस्टेंट हो जाए। ठीक है, कंसिस्टेंट होगा तभी तो उसका सॉल्यूशन बनेगा ना। तो अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो लेमडा की पहली बात तो लेमडा की वो वाली वैल्यू निकालनी है आपको जिससे सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर जाए, और दूसरी चीज़ सॉल्यूशन एग्जिस्ट तो कर जाएगा, फिर वो लेमडा की वैल्यू पुट करो, पुट करने के बाद क्या करोगे, सॉल्यूशन निकाल के भी बताओ कि क्या सॉल्यूशन आ रहा है। तो देखो, जब हम सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन को सोल्व कर रहे थे तो उसमें मैंने आपको बताया था सबसे पहले तो हम जो गिवन सिस्टम है उसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, और मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या बताया था, इसको हम लिख सकते हैं बच्चों Ax इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स फॉर्म में, जहाँ पर ये जो A है ना ये एक मैट्रिक्स बनेगी। और मैट्रिक्स कैसे बनाओगे, जो फर्स्ट इक्वेशन रहेगी आपकी उसमें एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट है ना उनको फर्स्ट रो में लिख दो। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 1, z का कोफिशिएंट 1, तो ये आ गया आपका फर्स्ट रो में 1 1 1। ठीक है, फिर उसके बाद a की जो सेकंड रो लिखी जाएगी वो जो यहाँ पर सेकंड इक्वेशन है ना उस सेकंड इक्वेशन में x y z के जो कोफिशिएंट्स है वो आप सेकंड रो में लिख दो। यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1, y का 2, z का 4, तो सेकंड रो जो आएगी वो 1 2 4 ये आ गई। उसके बाद थर्ड रो कैसे लिखी जाएगी, जो थर्ड इक्वेशन है उसमें एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको आप थर्ड रो में लिख दो। तो यहाँ से क्या आएगा, एक्स का कोफिशिएंट 1, वाई का कोफिशिएंट 4, जेड का कोफिशिएंट 10, तो ए मैट्रिक्स ये बन गई आपके पास। ठीक है, 3 क्रॉस 3 की आ गई। उसके बाद एक्स को कैसे लिखते थे बच्चों, जो आपके वेरिएबल्स है ना, वेरिएबल क्या क्या है इसमें एक्स वाई जेड, उनको कॉलम में लिख दो, कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगी आपकी एक्स वाई जेड। और फिर कैपिटल बी, ये मैट्रिक्स कौन सी होती थी, ये भी कॉलम मैट्रिक्स ही होती है। जो राइट साइड में कांस्टेंट लिखे हुए हैं ना आपके 1 लैम्डा लैम्डा क्यूब, इनको आप कॉलम में लिख दो 1 लैम्डा लैम्डा, तो ये आपकी कॉलम मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, तो जो ये सिस्टम था आपका सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन, उसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख दिया Ax इज इक्वल टू बी, जहां पर A ये मैट्रिक्स है, X ये है और B ये। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सबको, ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। उसके बाद इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हम क्या करते थे बच्चों, रैंक निकालते थे। ये देखेंगे ना सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है, तो कंसिस्टेंट कब होता था सिस्टम, कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। अगर आपकी रैंक ए की और रैंक ए कोलन बी की अगर इक्वल आ जाए बच्चों, इक्वल आते ही हम बोल देंगे कि जो हमारा सिस्टम है नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस का, उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, वो कंसिस्टेंट है। ठीक है, आप ए की रैंक निकालो, ए मैट्रिक्स है, इसकी रैंक निकाल सकते हो आप, आरएफ में कन्वर्ट करो, उसमें आरएफ में कन्वर्ट करने के बाद नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज देख लो उसकी, वो रैंक आ जाएगी। ठीक है, ये हम पहले कर चुके हैं, तो इसकी रैंक निकालनी है आपको। फिर उसके बाद क्या करना है, ए कोलन बी एक मैट्रिक्स बना लो और वहां से उसकी रैंक निकाल दो। ठीक है, दोनों रैंक निकाल ली, अगर दोनों रैंक इक्वल आ रही है आपकी तो हम बोल देंगे कि जो हमारा सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है, मतलब उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। अब सॉल्यूशन या तो यूनिक होगा या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, वो आगे देखेंगे। अगर ये आ जाए आपका n के इक्वल, जहां पर n क्या होगा बच्चों, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स यहाँ पर तो 3 है, तो अगर ये रैंक आ जाए 3 के इक्वल तो सॉल्यूशन यूनिक आएगा। ठीक है, मतलब एक्स वाई जेड की सिर्फ ए की वैल्यू आपको ऐसी मिलेगी जो इन तीनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करे। और अगर ये आया रैंक अगर इक्वल आई तो हो सकता है 3 आ जाए या फिर 3 से कम होगी, दो ही ऑप्शन होंगे आपके। अगर ये आ गई लेस देन n, मतलब लेस देन 3, 1 आ गई 2 आ गई। ठीक है, तो उस केस में जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस रहेंगे वो कितने होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिल जाएंगे आपको इसमें, मतलब इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज होंगी एक्स वाई जेड की, जो इसमें पुट करोगे ना तो साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई कर देंगे तीनों इक्वेशंस। वो सॉल्यूशन कैसे निकलेगा वो मैं अभी बताऊंगी आपको। ठीक है, उसके बाद ये निकालना है हमें
दूसरी चीज ये तो कंसिस्टेंट के लिए था। अगर सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट है तो कैसे पता चलेगा? अगर ये दोनों रैंक इक्वल आ जाए तो सिस्टम कंसिस्टेंट है। अब कंसिस्टेंट में दो केस बन रहे हैं कि यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। तो उसके लिए फर्स्ट केस ये है कि आप ये देख लो कि अगर इसकी रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल आई तो यूनिक सॉल्यूशन होगा इसका, और अगर ये जो रैंक है वो लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स आई तो उस केस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है बच्चों सभी को? ठीक है। उसके बाद इनकंसिस्टेंट के लिए क्या होता है कि ये रैंक निकाल लिया आपने, रैंक निकालने के बाद अगर ये दोनों रैंक इक्वल ही नहीं आई, अगर ये दोनों रैंक इक्वल नहीं है तो इसका मतलब सिस्टम हमारा जो ये सिस्टम है ना, सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस, ये इनकंसिस्टेंट है। मतलब इसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। मतलब एक भी वैल्यू ऐसी नहीं मिलेगी आपको एक्स वाई जेड की जो इसमें पुट करने के बाद तीनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करते। ठीक है, तो ये करते थे हम, वर्किंग रूल ये होता था। तो अब हमें तो लैम्डा की वो वाली वैल्यू निकालनी है जिसके लिए हमारा सिस्टम क्या हो जाए, कंसिस्टेंट हो जाए, मतलब उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर जाए। तो ये वाली वैल्यू निकालनी है यहाँ से जो वैल्यू आएगी। ठीक है, अब ये वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, रैंक ऑफ ए कॉलन बी और रैंक ऑफ ए, तभी तो पता चलेगा इक्वल आ रहे हैं नहीं इक्वल आ रही। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। देखो ए कॉलन बी मैट्रिक्स लिख रही हूँ बच्चों में, यहाँ पे ए कॉलन बी। ए कॉलन बी कैसे लिखी जाएगी? ए को तो लिख दो एडिटिव 1 1 1 1 2 4 1 4 10, और ये अब कॉलन लगा के बी मैट्रिक्स लिख दो 1 लैम्डा लैम्डा, ये आ गई आपकी ए कॉलन बी। ठीक है, अब हमें इसकी रैंक निकालनी है। अब इसको एक मैट्रिक्स मान लो, इसको भूल जाओ। ठीक है, अब ये मैट्रिक्स है कितने क्रॉस कितने की, 3 क्रॉस 4। ठीक है, इसको एक मैट्रिक्स मान के इसकी रैंक निकाल। रैंक निकालना आता है आपको, आरएफ में कन्वर्ट करेंगे। आरएफ मतलब रो इक्वल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे इसको। जिस बच्चे को नहीं आता वो पीछे वाली वीडियो देख लेना, वहाँ से समझ आ जाएगा। तो इसकी रैंक निकालने के लिए हम इसको आरएफ में कन्वर्ट करेंगे। आरएफ में कन्वर्ट करने के लिए बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये 1 है फर्स्ट नॉन जीरो रो, ये वाली है, इसका फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट, फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट ये है, ये 1 होना चाहिए। और ये आपका फर्स्ट जो नॉन जीरो रो है उसका पिवोट लीडिंग एलिमेंट या फिर की एलिमेंट होता है। ठीक है, ध्यान आ गया होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट नॉन जीरो रो ये थी, उसका फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट ये रहा, 1 ही होना चाहिए था, 1 ही है यहाँ पे। तो ये लीडिंग एलिमेंट हो गया फर्स्ट नॉन जीरो रो का। उसके बाद क्या होता है बच्चों कि हम जो सेकंड नॉन जीरो रो है ना, सेकंड नॉन जीरो रो ये वाली है, उसका जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट है वो देखेंगे हम। तो यहाँ पर फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट ये है, तो क्या ये पिवोट बनेगा? पिवोट तो ये बन जाएगा, लेकिन तीसरी कंडीशन आरएफ की क्या होती है कि जो पिवोट आएगा ना सेकंड रो का, वो अपने पहले वाली रो से राइट साइड में होना चाहिए। अगर आप इसको रो इक्वल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हो ना, तो उसकी कंडीशन है ये कि यहाँ पर फर्स्ट रो में ये पिवोट आ गया ना, तो अगला जो पिवोट आएगा सेकंड रो का या फिर थर्ड रो का, वो इसके राइट में हो सकता है। ठीक है, तो इसके राइट में मतलब यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, या फिर यहाँ हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पिवोट नहीं हो सकता। और पिवोट होता कौन सा एलिमेंट है? जो नॉन जीरो रो है उसका फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट, उसको 1 बनाते हैं और वही आपका पिवोट या फिर लीडिंग एलिमेंट होता है। तो अगर आपने इसको 0 नहीं बनाया बच्चों, तो फिर सेकंड जो आपकी रो है नॉन जीरो रो, उसका पिवोट यही बन गया। ठीक है, लेकिन हम तो इसको आरएफ में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। आरएफ में कन्वर्ट करने की थर्ड कंडीशन ये है कि पिवोट इसके नीचे नहीं आ सकता, इसके राइट में आएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज करके इसको 0 बनाएंगे। ठीक है, 0 क्यों बना रहे हैं? क्योंकि एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करेंगे ना बच्चों हम, तो रैंक पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इक्विवेलेंट मैट्रिसेस की सेम रैंक होती है आपकी। तो यहाँ पर बताओ, इसको 0 बनाने के लिए आप कौन सा एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाओगे?
ये 1 है, 1 माइनस 1 कर दोगे तो 0 हो जाएगा। अब ये 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो R2 पे सेकंड रो पे ऑपरेशन लगा दो, सेकंड रो माइनस फर्स्ट रो। तो यहाँ पर हम ऑपरेशन लगाएंगे R2 पे बच्चों, क्या R2 माइनस R1। ठीक है, लगाते हैं। देखो यहाँ पर अगर आप ये वाला ऑपरेशन लगाओगे तो फर्स्ट रो तो एज इट इज, ठीक है। सेकंड रो में आ जाएगा R2 माइनस R1 कर रहे हैं ना, सेकंड रो का ये एलिमेंट, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करोगे, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 4 माइनस 1 3, और यहाँ पर लैम्डा माइनस 1, ये आ गया। ठीक है, सेकंड रो आ गई। अब सेकंड रो आने के बाद बच्चों यहीं पर देखना, एक बार मैं थर्ड रो नहीं लिख रही अभी, ये हो गया फर्स्ट रो का पिवोट, ठीक है। अब सेकंड रो का सेकंड नॉन जीरो रो ये वाली आ गई, इसका फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट, फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट कौन सा है, ये 1, तो इसका ये बन गया पिवोट। तो क्या दिक्कत है हमें कोई नहीं, इसके राइट में ही होना चाहिए था, ठीक है, यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आरएफ की कंडीशन यहाँ तक सेटिस्फाई हो गई, ठीक है, तो यहाँ तक ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब जो थर्ड रो है बच्चों, थर्ड रो देखना, थर्ड नॉन जीरो रो है, अगर इस पे कोई एलिमेंट्री ऑपरेशन आप नहीं लगा रहे तो थर्ड नॉन जीरो रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट ये है, तो उस हिसाब से तो ये आपका पिवोट बन गया, 1 भी है ना। लेकिन क्योंकि आरएफ की थर्ड कंडीशन ये कहती है कि पिवोट अपने पहले वाले पिवोट के राइट में होना चाहिए, तो राइट में तो नहीं है, ये पिवोट ये है तो इसके नीचे ही तो हो गया, लेकिन अकॉर्डिंग मतलब आरएफ के अकॉर्डिंग तो ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे नहीं होना चाहिए, तो इसको 0 बनाना पड़ेगा। इसको 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अगर आरएफ में कन्वर्ट कर रहे हो तो, है ना। तो यहाँ पर 1 है, 1 है तो 1 माइनस 1 कर दोगे तो 0 बन जाएगा, तो ये R3 पे ऑपरेशन लगेगा, क्या R3 माइनस R1। समझ आ गया यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पर हम R3 पे भी ऑपरेशन लगा देते हैं, क्या थर्ड रो पे R3 माइनस R1, ये ऑपरेशन लगाओगे तो देखो क्या आएगा, 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 1 3, 10 माइनस 1 9, और यहाँ पर लैम्डा क्यूब माइनस 1, ये आ गया बच्चों। यहाँ तक समझ आ गया सबको, ठीक है। अब उसके बाद देखो ये पिवोट आ चुका है, ये पिवोट आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं थर्ड रो का पिवोट कौन सा होगा। थर्ड रो में नॉन जीरो रो है हमारी, तो उसका फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट ये है, फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट थर्ड रो ये, और उसका फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट ये 1 होना चाहिए, 1 तो बना लेंगे, ऑपरेशन लगा देंगे, 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे थर्ड रो को, ठीक है। तो यहाँ पर ये 1 आ जाएगा, लेकिन आरएफ की थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। थर्ड कंडीशन ये कह रही है कि पिवोट अपने पहले वाली रो से राइट में आना चाहिए, तो यहाँ पर ये पिवोट है सेकंड रो का, सेकंड रो का ये पिवोट है, तो इस रो का जो पिवोट आएगा ना बच्चों वो यहाँ पे नहीं हो सकता, या तो यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है, दो ही पॉसिबल केस है, ठीक है। आरएफ की थर्ड कंडीशन क्या है कि जो इस रो का पिवोट आएगा ना वो अपनी पहले वाली रो से राइट में आएगा, ठीक है। अब इस रो का पिवोट तो ये रहा, ठीक है, ये पिवोट है, तो आगे इस रो का पिवोट या तो यहाँ आ सकता है इसके राइट में, या तो यहाँ या फिर यहाँ, दो ही पॉसिबल केस है, यहाँ तो नहीं हो सकता, तो इसको क्या करेंगे हम 0 बनाएंगे, 0 बनाएंगे। अगर 0 नहीं बनाया तो 1/3 से मल्टीप्लाई करके ये पिवोट बन जाएगा, तो हमें तो आरएफ में कन्वर्ट करना है ना बच्चों, तो इसको 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे बताओ, 3 है, 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, है ना। तो 3 ये रहा, इसको आप क्या करो 3 से मल्टीप्लाई करो और इसमें से सबट्रैक्ट कर दो, यही ऑपरेशन लगाओगे, ठीक है। किस पे लगेगा ये ऑपरेशन, आप यहाँ पर ऑपरेशन लग रहा है, R3 पे हम ऑपरेशन लगाएंगे, क्या R3 माइनस 3 R2, आ गया बच्चों समझ। थर्ड रो पे ऑपरेशन लगेगा, क्या थर्ड रो प्लस इसको -3 से मल्टीप्लाई करो सेकंड रो से और इसमें ऐड करो, क्यों कर रहे हैं समझ आ गया होगा, क्योंकि 3 माइनस 3 हो गए 0 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट स्टेप पे क्या आएगा, यहाँ से फर्स्ट रो एज इट इज, क्योंकि थर्ड रो पे ऑपरेशन लग रहा है तो फर्स्ट और सेकंड तो एज इट इज रहेंगी हमारी, तो 1 1 1 1, सेकंड रो है 0 1 3 लैम्डा -1। अब यहाँ पर देखना बच्चों,
अगर कोई बच्चा डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा, कुछ क्वेश्चंस कर लेगा ना ट्राई, उसके बाद तो डायरेक्ट कैलकुलेशन हो जाएंगे, लेकिन अभी नहीं कर पा रहा, तो आप सिंपल एक काम करो, R3 पे ऑपरेशन लग रहा है, तो जो भी चेंज होगा वो थर्ड रो में चेंज होगा, ठीक है। तो आप थर्ड रो को एज इट इज लिख लो, थर्ड रो को एज इट इज लिख दो, ये है थर्ड रो। उसके बाद आप क्या करो, सेकंड रो को -3 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। सेकंड रो ये रही, इसको -3 से मल्टीप्लाई करके इसके यहाँ पे लिख दो। 0 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 1 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो -3, 3 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो -9, और इसको -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -3 लैम्डा प्लस 3। बच्चों -3 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो ये आ गया +3, ठीक है। अब हमें क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, कर दो ऐड करोगे तो 0 0 0, और यहाँ पर आ गया आपका लैम्डा क्यूब -3 लैम्डा प्लस 2, ये आ गया, ठीक है। तो ये चेंज हो गया थर्ड रो में, अब इसको यहाँ पे लिखो, ठीक है। रफ वर्क में जाओ, ऐसे कर लो, अगर कैलकुलेशन डायरेक्ट नहीं कर पा रहे आप तो ऐसे कर लो, अदरवाइज तो डायरेक्ट करने में कोई मुश्किल काम तो था नहीं। यहाँ पर क्या करते हैं आप, इसको -3 से मल्टीप्लाई करना है और इसमें ऐड करना है, तो 0 को तो मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा, तो 0 + 0 0, फिर यहाँ पे 3 प्लस इसको -3 से मल्टीप्लाई किया तो -3, तो 3 - 3 0, फिर यहाँ से 9, फिर इसको -3 से मल्टीप्लाई करना है तो -9, और ऐड करोगे तो 0, फिर यहाँ पर थोड़ी सी आपको हो सकता है दिक्कत आ जाए, नहीं तो नहीं। देखो R3 ये है, इसको तो एज इट इज लिखो, लैम्डा क्यूब -1 सॉरी, और इसको -3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो इसमें, ये लिख के फिर -3 लैम्डा और फिर -3, ये आ गया, ठीक है। देखो ये आया हमारे पास 0 0 0, और यहाँ पे आया बच्चों आया तो ये है लैम्डा क्यूब -3 लैम्डा प्लस 2, ये आ गया, ठीक है। यहां तक आ गया सबको समझ में। अब उसके बाद आप पिवोट देखो, फर्स्ट रो का तो ये रहा जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट है, सेकंड नॉन जीरो रो ये रही, उसका फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट ये रहा 1 1 है, तो इसका पिवोट ये हो गया। अब जो थर्ड रो है बच्चों, उसका पिवोट इसके राइट में आना चाहिए, तो यहाँ पर थर्ड नॉन जीरो रो होनी चाहिए पहली बात तो। अगर नॉन जीरो रो है तो उसका फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट है ना, तो यहाँ पर ये एलिमेंट है, लेकिन इस एलिमेंट का हमें ये नहीं पता कि ये जीरो है या नॉन जीरो है, ये तो डिपेंड करेगा ना लैम्डा के ऊपर, ये तो लैम्डा के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर लैम्डा की कोई ऐसी वैल्यू आ गई जो इसको जीरो बना दे, है ना, 1 पुट कर दो, एक बार 1 पुट करना लैम्डा की जगह पे, लैम्डा की जगह पे 1 पुट करते ही जीरो आ जाएगा, है ना। अगर लैम्डा की वैल्यू 1 हो गई तो ये जीरो बन गया, जीरो बनते ही पिवोट तो आया नहीं, थर्ड रो का पिवोट है ही नहीं हमारे पास, ठीक है। तो अब लैम्डा की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, मान के चलो बच्चों, अगर लैम्डा रेज़ टू पावर 3 -3 लैम्डा प्लस 2, अगर ये आ जाए आपके पास नॉन जीरो, अगर ये आ जाए आपके पास नॉन जीरो आ जाएगा, तो आप क्या करोगे, थर्ड रो को इससे डिवाइड कर दोगे। डिवाइड क्यों करोगे, ताकि ये 1 बन जाए, पिवोट आ जाए ना। देखो यहां से ध्यान से समझने की बात है, सबका ध्यान बोर्ड पे। थर्ड रो ये है हमारी, तो पिवोट अगर आ सकता है थर्ड रो में तो इस वाली पोजीशन पे आ सकता है बस, और इस वाली पोजीशन पे भी कब आएगा, जब ये जो भी वैल्यू है ये नॉन जीरो हो जाए आपकी, ठीक है, ये वैल्यू नॉन जीरो आ जाएगी, ठीक है। ये नॉन जीरो हमने मान लिया, 2 केस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट केस कि ये वैल्यू जब आपकी नॉन जीरो है, और सेकंड केस में जब ये वैल्यू जीरो है हमारी। तो फर्स्ट केस हम ये डिस्कस कर रहे हैं जब ये वैल्यू आपकी नॉन जीरो है। ये वैल्यू अगर नॉन जीरो है बच्चों, तो उस केस में ये कोई नॉन जीरो नंबर है, मान लो ना जैसे 4 है, नॉन जीरो नंबर है ना, तो फिर यहाँ से हम थर्ड रो का पिवोट देखेंगे। थर्ड रो का पिवोट आप देखोगे तो बताओ, जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट होगा वही आएगा ना, तो इसका फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट ये वाला है, नॉन जीरो लेके चल रहे हैं। अब ये पिवोट हो सकता है अगर ये 1 हो जाए, तो इसको 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा देंगे। क्या ऑपरेशन लगाओगे,
अब इसको 1 बनाना है तो क्या करोगे बच्चों, इसी से डिवाइड करोगे ना, तभी तो 1 बनेगा। यस मैम। तो इससे डिवाइड करोगे तो कर सकते हैं, नॉन जीरो नंबर है, नॉन जीरो नंबर से डिवाइड कर सकते हैं हम। डिवाइड करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक है, R3 पे हमने ऑपरेशन लगा दिया, R3 को मल्टीप्लाई किया 1 बाय लैम्डा क्यूब माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 से। यहां तक समझ आ गया? तो अब थर्ड रो का पिवोट ये आ गया। ठीक है, REF में कन्वर्ट हो गई है, REF में ये कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है, REF की जो कंडीशंस थी वो ये थी कि फर्स्ट तो ये थी कि पिवोट देखना है आपको। पिवोट कौन सा एलिमेंट होता था? हर रो को देखो आप, जैसे फर्स्ट रो है तो नॉन जीरो रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट पिवोट कहलाता है उस रो का। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों ही रो नॉन जीरो है, तो आप एक एक रो का पिवोट निकालोगे, लीडिंग एलिमेंट निकालोगे। तो यहाँ पर फर्स्ट नॉन जीरो रो ये है, इसका फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट आपको देखना है और वो 1 बना लेना है। अगर नॉन जीरो है तो 1 तो बना लेंगे हम, मान लिया यहाँ पे 2 होता तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा दो। ठीक है, ये बना गया, ये पिवोट हो गया इसका फर्स्ट रो का। उसके बाद सेकंड नॉन जीरो रो है, नॉन जीरो रो है तो उसका फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट देख लो आप। तो इसका फर्स्ट नॉन जीरो, ये तो जीरो है, ये वाला है फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट। अब ये 1 नहीं होता तो इसको 1 बना लेते। ठीक है, यहाँ पर तो ये 1 है तो ये इसका पिवोट हो गया। फिर उसके बाद थर्ड जो है आपकी वो नॉन जीरो रो है, नॉन जीरो रो है तो इसका फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट, ये जीरो ये जीरो ये जीरो, ये फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट और ये 1 है, 1 नहीं था लेकिन हमने बना लिया 1 एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का यूज करके। ठीक है, ये इसका पिवोट आ गया। फर्स्ट तो ये था, REF की जो फर्स्ट कंडीशन थी वो ये थी कि हमें लीडिंग एलिमेंट चेक कर लेना है। सेकंड कंडीशन ये थी कि अगर कोई जीरो रो आ रही है ना तो वो बॉटम में होनी चाहिए। अगर कोई जीरो रो है इसमें तो वो बॉटम में होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर अगर ये जीरो आ जाता, दो केस डिस्कस करने की कह रही हूँ ना मैं आपको। फर्स्ट केस तो ये लेके चले हैं, सेकंड केस क्या लेके चलेंगे, जब ये वैल्यू जीरो आ जाए। जब ये वैल्यू जीरो आ जाएगी तो इस पोजीशन पे भी जीरो आ जाएगा, तो थर्ड रो पूरी ही जीरो बन जाएगी। और जीरो बन गई तो ठीक है, सबसे नीचे ही तो है वो। अगर कोई जीरो रो है तो वो बॉटम में होनी चाहिए। ठीक है, ये थी आपकी REF की सेकंड कंडीशन। और REF की थर्ड कंडीशन क्या थी कि जैसे फर्स्ट रो का ये पिवोट आया है ना, तो सेकंड रो का जो पिवोट आएगा वो इससे राइट में होगा। तो यहाँ पर इससे राइट में है। फिर इससे नीचे वाली रो का जो पिवोट आएगा वो इससे राइट में होगा, राइट में ही है। ठीक है, तो REF की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो जो A:B मैट्रिक्स थी उसको हमने कन्वर्ट कर लिया किसमें, REF में, रो इक्लन फॉर्म। ठीक है, इसमें कन्वर्ट करने के बाद रैंक चेक करना बिल्कुल ही आसान होता है। रैंक कैसे चेक करते हैं हम, यहाँ से REF में कन्वर्ट करो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज देख लो, वो रैंक आ जाएगी गिवन मैट्रिक्स की। तो यहाँ पर नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी है, 1 2 3 3 है, तो A:B की रैंक आ गई बच्चों आपके पास 3। ठीक है, रैंक निकल गई हमारे पास यहाँ से, रैंक ऑफ A:B क्या आ गई, 3। ठीक है, अब हमें इस केस में फर्स्ट केस ये डिस्कस कर रहे हैं, फर्स्ट केस ये है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, रैंक ऑफ ए चेक करेंगे। बताया था ना कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट कब होगा, जब रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए कोलन बी आ जाए। ठीक है, तो यहां से अब हम रैंक ऑफ ए निकाल लेंगे। तो रैंक ऑफ ए दोबारा से REF में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है हमें। हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर अगर बी को हटा दो तो ये ए मैट्रिक्स ही तो है बच्चों, ए ही है। ठीक है, यहाँ से हटा दिया, फिर हमने जो ऑपरेशन लगाए हैं इसको हटा दो। ठीक है, यहाँ तक ए ही है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, ये हटा दिया, ये आ गई आपकी। ठीक है, यहाँ पे ये ए मैट्रिक्स है और ये REF में कन्वर्ट हो चुकी है, यहाँ पे हो गई कन्वर्ट। REF में कन्वर्ट होने के बाद इसकी रैंक कितनी आएगी, इसमें जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज है 2 है ना, ए में 2 है तो रैंक ऑफ ए कितनी आ गई 2। यहाँ पर रैंक, इस केस में रैंक ऑफ ए आई बच्चों 2। दोनों इक्वल नहीं है ना, नहीं इक्वल, तो इसका मतलब इस केस में जो हमारा सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है उसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा।
सिस्टम हमारा इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अगर आपकी ये वैल्यू नॉन जीरो आ जाए तो उस केस में सिस्टम हमारा इनकंसिस्टेंट है, उसका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। लेकिन हमें तो लैम्डा की वो वाली वैल्यू निकालनी थी जिसमें हमारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, वही वैल्यू निकालनी थी। तो इसका मतलब वो वैल्यू कब आएगी आपकी, इसमें तो है नहीं। तो दूसरा केस डिस्कस करेंगे। दूसरे केस में क्या हो सकता है, ये वैल्यू हो सकता है ना जीरो आ जाए। ठीक है, तो सेकंड केस अब हम डिस्कस करेंगे बच्चों। सेकंड केस में देखो, सेकंड केस में हम लेके चलेंगे इफ लैम्डा क्यूब माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर ये जीरो आया तो यहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे सबसे पहले। तो अगर क्यूबिक इक्वेशन है हमारी, तो क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व करना अभी आपने नहीं सीखा है बच्चों। आगे आएगा आपका 9th चैप्टर आएगा, 7th भी आएगा जिसमें हम क्यूबिक इक्वेशंस को सोल्व करना सीखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आपको नहीं पता तो आप कैसे चेक करोगे बताओ। हिट एंड ट्रायल मेथड से एक रूट निकालोगे इसका, यही सीखा है आपने लोअर क्लासेस में। तो यहाँ से हिट एंड ट्रायल मेथड से एक रूट निकाल लो। कैसे निकालोगे, यहाँ पर जीरो पुट करोगे, है ना, जीरो पुट करोगे तो ये आया जीरो, फिर माइनस जीरो, फिर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। नहीं, 2 तो 0 के इक्वल नहीं होता, तो इसका मतलब 0 तो इसका सॉल्यूशन नहीं है। फिर उसके बाद हम 1 पुट करेंगे, है ना, 1 पुट करोगे तो 1 का क्यूब 1, फिर माइनस 3 इंटू 1 3, फिर प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर 3 माइनस 3 0 आ गया, 0 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है 1, है ना। तो 1 अगर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब 1 इसका एक रूट है। ठीक है, तो 1 इसका एक रूट आ गया। ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 एक रूट आ गया। ये रूट आ गया तो बाकी के फैक्टर तो इजीली निकाल सकते हो आप। कैसे निकलेंगे, एक फैक्टर यहाँ से निकल गया, क्या फैक्टर आया, लैम्डा माइनस 1। तो अब लैम्डा माइनस 1 से इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, आगे तो हम सिंथेटिक डिवीजन भी पढ़ेंगे, वहां से भी सोल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिलहाल के लिए क्या करोगे आप, लैम्डा क्यूब माइनस 3 लैम्डा प्लस 2, इसको एक फैक्टर मिल गया लैम्डा माइनस 1। अगर लैम्डा इज इक्वल टू 1 इसका एक रूट है तो लैम्डा माइनस 1 इसका एक फैक्टर आएगा, क्योंकि जब उसको 0 के इक्वल पुट करोगे तभी तो लैम्डा की वैल्यू 1 आएगी जो इसका रूट बना है। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, डिवाइड कर दो, लैम्डा माइनस 1 से डिवाइड करोगे तो बच्चों ये है लैम्डा क्यूब, पहले लैम्डा स्क्वायर पे जाएगा, लैम्डा स्क्वायर क्या आया बताओ, लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ से क्या आया लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2, ये आ गया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे बताओ, ये लैम्डा है, ये लैम्डा स्क्वायर, हमें लैम्डा स्क्वायर चाहिए है, तो प्लस लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो, लैम्डा से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा, यहाँ से साइन चेंज, इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या आएगा यहाँ लिख देते हो, यहाँ लिख देते हो, दिखाई नहीं दे रहा, माइनस 2 लैम्डा प्लस 2। अब हमने क्या चाहिए बच्चों, माइनस 2 लैम्डा, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, माइनस 2 से, माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया तो बताओ क्या है, माइनस 2 लैम्डा प्लस 2। ठीक है, अब साइन चेंज होगा तो ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 0 ही आना था क्योंकि लैम्डा माइनस 1 हम फैक्टर निकाल चुके हैं। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं अब लैम्डा माइनस 1 और यहाँ से लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 2 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, अब देखो, अब ये तो क्वाड्रेटिक आगे बच्चों, और क्वाड्रेटिक को सोल्व करना तो जानते हो आप, है ना, क्वाड्रेटिक को तो सोल्व करना आप जानते हो। क्या करोगे, अगर फैक्टर बन रहे हैं तो फैक्टर बना लो, अगर फैक्टर नहीं बन रहे हैं तो उस केस में क्या करोगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, वहां से रूट निकल जाएंगे और उनकी हेल्प से आप फैक्टर लिख दो। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर तो हम लिख सकते हैं इसको, सिर्फ इसको देख रहे हैं, लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 2, ये 0 होगा तो यहाँ से आएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आएगा लैम्डा प्लस 2, यहाँ से कॉमन निकाल दिया ना, फिर यहाँ से कॉमन निकला माइनस 1 लैम्डा प्लस 2,
-1 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से आया लैम्डा -1 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दो फैक्टर भी आ गए, तो लिख दो। यहाँ से आएगा दिस इंप्लाइज लैम्डा -1 और इसके दो फैक्टर आए लैम्डा -1 और लैम्डा प्लस 2, तो लैम्डा -1 का तो स्क्वायर हो गया ना बच्चों, लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में आया लैम्डा -1 का स्क्वायर और ये आया लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब एक चीज देखना, जब ये नॉन जीरो था तो फिर हमने इससे डिवाइड किया था और इसको 1 बनाया था। ठीक है, इस पोजीशन पे यही तो वैल्यू थी ना आपकी। अब हम केस सेकंड डिस्कस कर रहे हैं, तो इसको वापस से वही लिख दो जो था सेकंड केस में। और वैसे भी क्या, ये वैल्यू आ चुकी है ना इसकी, अगर ये 0 हुआ तो इसको तो ऐसे लिख सकते हैं हम, तो ये लिख दो लैम्डा -1 स्क्वायर और यहाँ पे लैम्डा प्लस 2। या अब सेकंड केस डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, जब ये वैल्यू आपकी 0 हो जाए। ठीक है, तो ये 0 कब होगी, या तो लैम्डा 1 आए या लैम्डा -2 आए। लैम्डा अगर 1 हो गया तो भी वैल्यू 0 आ जाएगी, लैम्डा अगर -2 हो गया तो भी वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, उसके अलावा लैम्डा की कुछ भी वैल्यू पुट कर लो, ये जो वैल्यू है ये 0 नहीं होगी। वो केस हम डिस्कस कर चुके हैं, उसके लिए जो सॉल्यूशन मतलब जो हमारा सिस्टम हो वो इनकंसिस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब दो केस चलेंगे बच्चों, एक बार क्या लैम्डा इज इक्वल टू 1 है और दूसरा क्या जब लैम्डा इज इक्वल टू -2। यहाँ तक आ गया सबको समझ? ठीक है, देखिए अब तो सिस्टम कंसिस्टेंट आ जाएगा। ये वैल्यू 0 है, ये वैल्यू 0 कब होगी जब लैम्डा इज इक्वल टू 1 हो जाए। तो जो केस सेकंड है उसके भी सब पार्ट आ गए 2। फर्स्ट में क्या लेंगे हम, लैम्डा इज इक्वल टू, इफ लैम्डा इज इक्वल टू 1। अगर लैम्डा बच्चों 1 है तो वो जो ए कोलन बी है वो क्या आ गया आपके पास, बताओ। फर्स्ट तो एज इट इज 1 1 1, सेकंड में 0 1 3 लैम्डा -1 और लास्ट रो में क्या आ जाएगा थर्ड में 0 0 0। और यहाँ पर अगर आपने लैम्डा की वैल्यू 1 पुट कर दी तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये भी आ गया आपका 0। या आरएफ में कन्वर्ट हो चुकी है। आरएफ में कन्वर्ट होने के बाद रैंक निकाल लो इसकी, रैंक कितनी आएगी 2 आ गई। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 2 है। ठीक है, इसकी रैंक आ गई 2। और जब आप ए की रैंक निकालोगे तो इसको हटा दो, ये ही तो है, ए की भी 2 ही है, दोनों इक्वल आ गई रैंक। यहाँ से दिस इंप्लाइज रैंक ऑफ ए कोलन बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2। ये आया बच्चों आपके पास। ठीक है, अब ये 2 रैंक तो आ गई, कंसिस्टेंट हो गया, इतना हमें पता चल गया। ये दोनों इक्वल आते ही हमें ये पता चल गया कि जो सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट कर रहा है। अब आगे क्या होगा, या तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे। वो कैसे पता चलेगा, रैंक देख ली 2 आई है ना, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं 3 है, तो 3 से कम आई रैंक। नंबर ऑफ वेरिएबल्स से अगर कम है तो सॉल्यूशन कितने एग्जिस्ट करेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस केस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ जाएंगे। तो अब यहाँ से आप क्या करो, यहाँ पर भी तो 1 पुट करेंगे ना बच्चों, लैम्डा की वैल्यू 1 पुट की है ना हमने, तो 1 पुट करोगे तो 1 - 1 0 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ से लिख देना आपको लेस देन 3 मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। यहाँ से नेक्स्ट स्टेप पे लिखोगे दिस इंप्लाइज सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। ठीक है, एंड हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अब वो सॉल्यूशन निकालना है हमें, जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आए हैं ना वो निकाल के भी दिखाने हैं। वो निकाल के दिखाने के लिए क्या करोगे, जो यहाँ पे आरएफ में कन्वर्ट हो गया, अब यहाँ से रिड्यूस सिस्टम लिख लो, वापस से इक्वेशंस बना के लिख दो। जब हम इक्वेशंस लिखेंगे
x प्लस तो देखो यहाँ पे 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ही तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा था ना बच्चों, यहाँ पर x का कोफिशिएंट यहाँ पे लिखा था, y का कोफिशिएंट यहाँ पे लिखा था, z का कोफिशिएंट यहाँ पे लिखा था और इज इक्वल टू में 1 था वो यहाँ पे लिखा था। तो हम वापस से इक्वेशन लिखना चाहते हैं, तो वापस से इक्वेशन लिखने के लिए आप क्या करोगे, इसको x से मल्टीप्लाई कर दो, फिर प्लस इसको y से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस इसको z से मल्टीप्लाई करो दो, इज इक्वल टू जो ये है उसके इक्वल आ जाएगा, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। तो करो यहाँ से इसको x से मल्टीप्लाई किया तो x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 1। एक इक्वेशन तो ये आ गई आपकी। फिर यहाँ से दूसरी इक्वेशन लिखी जाएगी 0 इंटू एक्स 0, फिर प्लस 1 इंटू वाई y, फिर प्लस 3 इंटू जेड 3z इज इक्वल टू 0, और थर्ड में तो 0 इज इक्वल टू 0 ही है। ठीक है, तो अब जो हमारी इक्वेशंस बनी वो ये दो आ गई। ये दो इक्वेशन आने के बाद दो इक्वेशन और नंबर ऑफ वेरिएबल्स है 3। तो यहाँ से हमें इतना तो पता चल गया कि एक वेरिएबल तो हमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लेना ही पड़ेगा, बाकी दो की वैल्यू निकालनी है, तभी तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आए हैं, पता भी चल चुका है हमें। और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आए हैं तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने लेने पड़ेंगे आपको, वैसे तो यहाँ से भी दिख रहा है, लेकिन अगर कोई बच्चा नहीं देख पाए तो यहाँ से मैंने एक बताया था आपको, क्या करो, नंबर ऑफ वेरिएबल्स माइनस जो ये रैंक आई है वो 2 1 आ गया ना, 3 माइनस 2 1 आ गया, तो 1 मतलब एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आपको लेना पड़ेगा, अपनी मर्जी से एक वैल्यू आपको लेनी पड़ेगी और उसके बाद बाकी दो की वैल्यू निकल जाएगी। उसको निकालने का भी वैसे तो आप x को आर्बिट्रेरी पुट कर सकते हो, y को पुट कर सकते हो, z को पुट कर सकते हो, तीन वेरिएबल में से एक वेरिएबल को आर्बिट्रेरी कांस्टेंट पुट कर दो, बाकी दो की वैल्यू निकाल लो। लेकिन जो हम लेते आए हैं अब तक है ना, मोस्टली यही लेते हैं क्या, कि यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन ये है, इसका जो फर्स्ट वो है वेरिएबल उसको छोड़ दो, x छोड़ दो इसको, यहाँ पर सेकंड का फर्स्ट जो वेरिएबल y उसको भी छोड़ दो, बचा कौन, z, तो z को आप पुट कर दो, क्या पुट z इज इक्वल टू k1, जहाँ पर k1 क्या है, कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अब z की वैल्यू k1 यहाँ पे पुट करो, y की वैल्यू निकल जाएगी, y इज इक्वल टू -3z, z की वैल्यू है k1, ये आ गया। ठीक है, अब y की और z की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, यहाँ पर पुट करोगे तो क्या आएगा आपके पास, देखो यहाँ पे -3k1, यहाँ पर +k1, -2k1 आ गया ना, और उसको इधर लेके आओगे तो 1 + 2k1, ये वैल्यू आ गई बच्चों। अब ये वो वैल्यूज आ गई जिनको आप इसमें पुट करोगे तो आपकी तीनों इक्वेशंस सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कैसे मिले, k1 की वैल्यू चेंज करते जाओ, k1 की वैल्यू इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज है k1 को लेने की। कोई बच्चा बोल दे कि मैम 0 लेना चाह रही है, तो k1 को आप 0 पुट करोगे, 0 पुट करोगे तो x की क्या वैल्यू आएगी बच्चों 1, y की क्या वैल्यू आएगी 0, z की क्या वैल्यू आएगी 0। अब x y z की ये जो वैल्यू है ना, ये इक्वेशन में पुट करके देखो, तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएंगी। ठीक है, और इस केस में लैम्डा की वैल्यू 1 है। ठीक है बच्चों, उसके बाद कोई बच्चा कहे इसको 1 लेना चाह रहे हैं तो 1 ले लो, -1 ले लो, 2 ले लो, -2 ले लो, बीच का कोई नंबर ले लो। ठीक है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज है जो हम k1 को ले सकते हैं, तो k1 की वैल्यू चेंज करते जाओ, आपको x y z की वैल्यूज मिलती जाएंगी, जिनको आप वहां पे पुट करोगे तो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा वो वैल्यू। यहाँ तक समझ आ गया बच्चों? तो देखो कंसिस्टेंट वाले में भी हमने दो केस डिस्कस करने थे, तो एक केस लैम्डा इज इक्वल टू 1 में हमने क्या निकाल लिया कि सिस्टम के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं और वो सॉल्यूशन भी निकाल के बता दिए। ठीक है, अब दूसरा केस क्या हो सकता है, हो सकता है लैम्डा -2 हो। अगर लैम्डा -2 हो गया तो भी तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। लैम्डा की वैल्यू अगर -2 हो गई तो यहाँ पर तो -3 का स्क्वायर, और यहाँ पर -2 + 2 0, 0 इंटू कुछ भी हो 0, तो उस केस में भी तो 0 बनेगा ये। तो अब इसी का सेकंड पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। देखो इसी का जब सेकंड पार्ट डिस्कस करोगे तो क्या आएगा बच्चों, लैम्डा इज इक्वल टू -2। अगर लैम्डा -2 हो जाए तो उस केस में बताओ क्या आएगा, 1 1 1 1 वही आ जाएगा मेरे ख्याल से। वही आएगा बच्चों, क्योंकि थर्ड जो रो है वो आपकी 0 बनेगी, 0 बनते ही इसकी जो रैंक है वो 2i है ना, और a की रैंक भी 2i,
और वो है लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स। इक्वेशन जब रिड्यूस करके लिखोगे तो थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन ही मिलेंगे, लेकिन चेंज क्या होगा, अब की बार ये लेफ्ट जहां पर सेकंड रो में ये 0 आया था ना, यहाँ पर अब की बार -2 -1 -3 आ जाएगा। देखो बता देते हैं, यहाँ पर आया 0 1 3 और -3। पिछली बार जब लैम्डा की वैल्यू 1 थी तो ये वैल्यू 0 आ गई थी आपकी, तो ये वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। और थर्ड रो आपकी 0 आएगी इस केस में। तो इस बार भी क्या रहेगा, जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे आपके, और वो सॉल्यूशंस कैसे निकलेंगे, z को आप k1 पुट कर दो, इक्वेशन यहाँ से बनेगी y + 3z = -3, यहाँ पे पुट करो, y की वैल्यू निकालो, यहाँ से इक्वेशन बनेगी x + y + z = 1, y और z की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। वहां से आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हो। आ गया बच्चों, समझ सकते हो।